इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। हिस्ट्री का पिछला हमारा जो वीडियो था, भारत में किस तरीके से यूरोपियन लोग प्रवेश करते हैं, व्यापार उनका मुख्य उद्देश्य होता है, और वास्को डी गामा यहाँ पे 1498 ईस्वी में आते हैं और मसाले और काली मिर्च ये सब लेकर भारत से पुर्तगाल जाते हैं। और यहाँ के बारे में जो स्थिति होती है, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उन बातों को बतलाते हैं। भारत में किस तरीके से व्यापार पे तुर्कों और अरब लोगों का अधिकार होता है, और अन्य लोगों को किस तरीके से तुर्की व्यापारी या अरबी व्यापारी परेशान करते हैं, वो सारी चीज़ें वो बतलाते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ये भी बतलाया था कि पुर्तगीज लोगों को कितना फ़ायदा होता है। वास्को डी गामा जो यहाँ से लेकर जाते हैं सामान, तो लगभग 60 गुना ज़्यादा फ़ायदा उन्हें प्राप्त होता है। तो ये और भी ज़्यादा भारत से या दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से व्यापार करने के लिए उद्यत होते हैं। अब इसी में जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, दूसरे जो नाविक होते हैं पुर्तगाल के, वो भारत आते हैं और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे वास्को डी गामा तो एक सिंगल जहाज से आए थे, उनका मुख्य उद्देश्य था एक समुद्री रास्ते की खोज करना। भारत तक पहुंचने के लिए जो समुद्री रास्ते हैं, उस रास्ते की खोज करना उनका मुख्य उद्देश्य था, और उस उद्देश्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया था। अब जो दूसरे नाविक आते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है कि व्यापार को फैलाना, और साथ में अरब और तुर्कों का जो यहाँ पे व्यापार में वर्चस्व है, उस वर्चस्व को खत्म करना। तो एक तरीके से वो मुकाबले के लिए या लड़ाई के लिए तैयार होकर आते हैं। तैयार किससे लड़ाई के लिए? तो अरबों और तुर्कों से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, कोई भी व्यापारी नहीं चाहेगा कि जहां उसका व्यापार चल रहा हो तो उस जगह पे आकर कोई और भी व्यापार करे। तो इससे रोकने के लिए वो परेशान करते थे। तो इन्हीं चीज़ों से निपटने के लिए जो दूसरे व्यक्ति होते हैं, वो पूरी तरीके से तैयार होकर आते हैं। तो उनकी तैयारी में क्या होती है? तो वो 13 जहाज़ों में जहाज़ों का बेड़ा लेकर भारत पहुंचते हैं। उन 13 जहाज़ों में क्या होता है? तो सैनिक भी होते हैं, लड़ने के सामान भी होते हैं, और सोने चांदी होते हैं, जिसको देकर कि व्यापार किया जा सके, सामान खरीदा जा सके और उसको लेके जाया जा सके। तो ये सब चीज़ें वो लेकर आते हैं, और लेकर जो आने वाले दूसरे व्यक्ति होते हैं, उनका नाम क्या होता है? तो पेट्रो अल्बारेज। ये 1500 ईस्वी में भारत पहुंचते हैं। उनका अरबों और तुर्कियों के साथ में एक झगड़ा भी होता है, वो जीतते हैं, और साथ में उनके दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। वो दो महत्वपूर्ण काम कौन कौन से होते हैं? तो ये कुन्नूर के राजा और कोचीन के राजा, दो राजाओं से ये संधि करते हैं। दो राजाओं से संधि करते हैं, अर्थात कोचीन यहाँ पे है और इसी के ऊपर में है कुन्नूर, और बीच में है कालीकट। तो इन दो राजाओं के साथ में संधि करते हैं। संधि करने के बाद फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। चले जाने के बाद फिर 1502 ईस्वी में दो लोग आते हैं, दो महत्वपूर्ण लोग आते हैं। एक तो वास्को डी गामा होते हैं। वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में फिर से भारत आते हैं। तो वास्को डी गामा के बारे में यहाँ पे बतलाना चाहूँगा कि वो भारत में कुल 3 बार आए थे। पहली बार 1498 में आए थे, फिर 1502 ईस्वी में आए, और आखिरी बार जो आए थे 1524 ईस्वी में आए थे, और उस समय वायसराय बनकर आए थे। परंतु 1524 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु हो जाती है कोचीन में, और कोचीन में ही दफना दिया जाता है। तो वास्को डी गामा के बारे में ये चीज आप याद रखेंगे, उनकी मृत्यु कहाँ हुई और कहाँ उनको दफनाया गया और कब उनकी मृत्यु हुई। तो 1502 ईस्वी में वो दोबारा आते हैं, और साथ में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं, वो होते हैं अल्बुकर्क, जो बाद में अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं यहाँ पे 1502 ईस्वी में। लेकिन दूसरी बार जो वो आते हैं वो वायसराय बनकर आते हैं। लेकिन वो पहली बार जो आए हैं वो वायसराय बन के नहीं आते हैं, बल्कि वो ऐसे ही एक कंपनी के एक अधिकारी के रूप में आते हैं 1502 ईस्वी में। तो वो आकर क्या करते हैं? तो अल्बारेज जो दो कोचीन और कुन्नूर के राजा से जो संधि करते हैं,
तो उन दो जगहों पे ये फैक्ट्रियां लगाते हैं, फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कोचीन में 1503 ईस्वी में और कुन्नूर में 1505 ईस्वी में फैक्ट्री बनाई जाती है। उसके बाद अल्बुकर्क भी चले जाते हैं। फिर पहले गवर्नर जनरल कह ले या वायसराय कह ले या गवर्नर कह ले, वो बनाए जाते हैं। और पहले जो वायसराय होते हैं पुर्तगीज कंपनी के, वो होते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये 1505 ईस्वी में आते हैं और इनका कार्यकाल 4 सालों का होता है। 1505 से 1509 तक भारत में रहते हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है पुर्तगीज व्यापार को भारत और जो दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं उन देशों से जो व्यापार हो रहे हैं या जो व्यापार की शुरुआत हुई है उस व्यापार को सुरक्षित करना। तो उसके लिए ये 2 लड़ाइयाँ लड़ते हैं। वो 2 लड़ाइयाँ कौन कौन सी होती है? तो एक 1508 में और 1509 में वो संयुक्त शक्ति होती है गुजरात, मिस्र और तुर्की की। तो इनकी सम्मिलित सेना के साथ में इनकी लड़ाई होती है और उस लड़ाई में जो पहली लड़ाई होती है, पहला जो युद्ध होता है 1508 में, उसमें पुर्तगीज लोग हार जाते हैं, लेकिन 1509 ईस्वी में पुर्तगीज लोग जीत जाते हैं। तो ये उन पुर्तगीजों की भारत में पहली महत्वपूर्ण जीत थी। तो अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि उनकी एक नीति होती है जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है, जिसे शांत जल की नीति भी कहा जाता है। तो उस नीति का उद्देश्य होता है हिंद महासागर में पुर्तगीजों का वर्चस्व को स्थापित करना। वर्चस्व समुद्र रास्तों पर इसलिए स्थापित करना चाहते थे। हिंद महासागर का ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ हरमुज से लेकर यहाँ मलक्का तक का क्षेत्र है। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये पूरे क्षेत्र हिंद महासागर के अंतर्गत आते हैं। तो इन पे वर्चस्व स्थापित करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। अब इस पे वर्चस्व करने का मुख्य कारण क्या था कि स्थल का कोई रास्ता तो था नहीं, क्योंकि इस पे तो अरबों का और तुर्की लोगों का अधिकार होता है। तो समुद्री रास्ते से ही जो भी व्यापार होना है वो होगा। तो उसी रास्ते पर वो पूरा नियंत्रण करना इनकी प्रमुख नीति होती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये हिंद महासागर का एक नया नामकरण करते हैं, पुर्तगाल सागर के नाम से इसका नामकरण किया जाता है। अब हिंद महासागर नहीं बोला जाता है, बल्कि पुर्तगाल सागर के नाम से इसको जाना जाने लगता है। तो यही इनके मुख्य काम थे। इसके अतिरिक्त एक जो महत्वपूर्ण और जो काम है कि इन्होंने 3 दुर्ग बनाए थे। वो 3 जो जगह थे, अंजाडीवा, कुन्नूर और किलवा, इन 3 जगहों पे दुर्ग बनाए जाते हैं। इसके बाद 1509 में दूसरे वायसराय बनकर आते हैं अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये आते हैं दूसरे वायसराय बनकर। पहली बार ये 1502 में आए थे और कोचीन और कुन्नूर में फैक्ट्री की स्थापना की थी। अब वही अल्बुकर्क फिर से आ रहे हैं और इन्हें भारत में पुर्तगीज शक्ति को स्थापित करने वाला वास्तविक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। पुर्तगीज शक्ति को स्थापित करने का वास्तविक संस्थापक। इनका जो प्रमुख काम है वो क्या है? तो कोचीन में पहले मुख्यालय था। यहाँ पे इस मुख्यालय को कोचीन में एक मुख्यालय बनाया जाता है, अर्थात पुर्तगीजों का जो भी यहाँ पे कारोबार व्यापार चल रहा था तो उसका एक मुख्य केंद्र स्थापित करते हैं। वो कहाँ पे किया जाता है? तो कोचीन में किया जाता है। अब और इनके प्रमुख जो काम है वो क्या है? तो 1510 में गोवा को जीत लेते हैं, अर्थात गोवा इस जगह पे है तो गोवा को जीत लेते हैं। अब गोवा किसके नियंत्रण में था? तो आदिल शाही जो राजा होते हैं, यूसुफ सुल्तान आदिल शाह जिन्हें कहा जाता है, तो उन्हीं से गोवा को जीत लेते हैं और ये बीजापुर के अंतर्गत आता है। अर्थात आदिल शाह जो हैं वो बीजापुर के राजा हैं, उनसे गोवा को छीन लिया जाता है, जीत लिया जाता है। दूसरा 1511 में मलक्का इस जगह पे एक प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ पे इन्होंने
मलक्का को जीत लिया इस जगह पे, क्योंकि पूर्व एशिया से जो भी व्यापार है इसके लिए मलक्का जल संधि आज भी महत्वपूर्ण है, यही एक रास्ता है। तो इसी जगह पे इन्होंने अधिकार कर लिया मलक्का पर। इससे चीन, जापान और अन्य देशों के भी व्यापार होने लगे पुर्तगीजों ने। बाद में जाकर आप देखेंगे कि 1545 और 65 ईस्वी में जाके चीन का एक द्वीप है मकाऊ, हांगकांग के पास में है मकाऊ, वहां पर इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो उसका मुख्य कारण यही था कि इनकी नौसेना तो काफी विकसित थी ही, अब यहाँ पे अधिकार कर लिया मलक्का में। और दूसरा जो महत्वपूर्ण अधिकार किया 1515 में, ये हरमुज में, ये फारस की खाड़ी पर, आज के समय में भी हरमुज की खाड़ी काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हरमुज में एक बंदरगाह है, उस समय भी ये काफी महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो इस हरमुज बंदरगाह पे अधिकार कर लिया और इधर मलक्का में भी अधिकार कर लिया। अर्थात कि हिंद महासागर के जो दो महत्वपूर्ण बिंदु है, एक पूर्व में और एक पश्चिम में, उस पर अधिकार कर लिया और भारत में अपना अधिकार करके तो ये बैठे हुए हैं इस जगह पे। तो ये समुद्र पर पूरा उनका नियंत्रण हो जाता है हिंद महासागर पे, क्योंकि उनकी नौसेना पहले ही विकसित थी। तो जो पहले जो नीति थी, ब्लू वाटर की नीति जो अपनाई थी अल्मेडा ने, उसी को आगे बढ़ाते हुए उग्र तरीके से अपने समुद्र के सारे रास्तों पर अधिकार कर लेते हैं। अब इन्होंने कुछ और भी नीतियां अपनाई। वो नीति कौन सी थी? तो भारत में पुर्तगीज बस्तियों को बसाने की नीति अपनाई। इसके लिए इन्होंने क्या किया, तो पुर्तगीज लोगों को भारतीय महिलाओं से विवाह के लिए प्रोत्साहित किया। फिर सती प्रथा को समाप्त किया गया। अब उसके पीछे भी कारण यही था कि जो सती प्रथा की वजह से जो महिलाएं विधवा होकर जलकर मर जाती थी, तो वैसी विधवा महिलाओं के साथ में पुर्तगीज लोगों के विवाह करवाना और पुर्तगीज लोगों की आबादी को बढ़ाना उनका उद्देश्य था। तो सती प्रथा पे जो इन्होंने जो प्रतिबंध लगाया, अर्थात इनके अधिकार में जो भारत में क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों पर जो है सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो पुर्तगीज लोगों का क्षेत्र मुख्यतः यहीं से था, कोचीन से लेके यहाँ लगभग गोवा तक अधिकार कर लिया था, तटीय क्षेत्रों में खास करके। तो उन क्षेत्रों पर ये प्रतिबंध लगा दिए गए। और क्या किया, एक महत्वपूर्ण और जो काम है वो भटकल एक जगह है, वहां पे एक किला का निर्माण किया। इसमें उस समय जो राजा थे भारत में, दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के महत्वपूर्ण राजा थे कृष्णदेव राय। तो उनसे एक संधि होती है और उनसे एक अधिकार प्राप्त किया जाता है और भटकल में एक किला को स्थापित किया जाता है। एक और 1515 में गोवा में एक संत जेवियर चर्च बनाया जाता है, जो कि भारत में ईसाइयों का पहला चर्च होता है, और वो गोवा में स्थापित किया जाता है, संत जेवियर चर्च। और 1515 में ही अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। अब इनके बाद जो अगले महत्वपूर्ण जो वायसराय होते हैं वो होते हैं नूनो डी कुन्हा। ये 1529 में आते हैं और 1538 तक भारत में रहते हैं। तो इनका जो महत्वपूर्ण योगदान था वो क्या था, महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से थे? तो वो काम थे, पहला तो इन्होंने किया कि कोचीन में जो पहले राजधानी थी, यहाँ पे इस राजधानी को ट्रांसफर करके ये लेके चले गए गोवा। ये 1530 में किया। दूसरा 1534 और 1535 में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। वो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी थी? तो कृष्णा बेसिन और दीव, इन दो जगहों पे अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। ये कृष्णा बेसिन का एरिया तो ये है दीव। कृष्णा बेसिन जब कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि सूरत और गुजरात वाला जो एरिया है उस पर ये अधिकार कर लेते हैं। अब वो अधिकार के पीछे भी एक वजह होती है। आप याद करिए कि भारत में मुगलों का प्रवेश कब होता है? 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है बाबर और बाबर के द्वारा। उस लड़ाई में वो जीतते हैं
और फिर मुगल वंश की स्थापना होती है। तो मुगल वंश भी उस समय एक स्थापना अपने साम्राज्य विस्तार के चरण में ही चल रहा था। और 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। फिर हुमायूं शासक बनते हैं, मुगल शासक बनते हैं। तो वो भी साम्राज्य विस्तार में लगते हैं, परंतु हुमायूं उतने ज़्यादा शक्तिशाली होते नहीं हैं। तो उन्हीं में से एक जो राजा होते हैं गुजरात के, बहादुर शाह होते हैं, उनके साथ उनका काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था। तो उसी विवाद का फायदा उठाकर नूनो डी कुन्हा ने क्या किया, तो बहादुर शाह से एक संधि कर ली और उस संधि के फलस्वरूप कृष्णा बेसिन और दीव, इन दो जगहों पे अधिकार कर लिया। अधिकार तो उन्होंने बहादुर शाह ने दे दिया, लेकिन पुर्तगीज लोग जो है सो और भी ज़्यादा चालबाजी करने लगे और उसका जो एक किले की तरह उसका निर्माण करने लगे। एक दीवार बनाने को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके फलस्वरूप झगड़ा भी शुरू हुआ। वो झगड़ा समुद्र में लड़ा जाता है। तो पुर्तगीज लोगों की नेवी जो थी वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो बहादुर शाह स्टीमर पर जाते हैं, स्टीमर पर सवार होते हैं और लड़ाई लड़ी जाती है। उस युद्ध में जो है सो बहादुर शाह युद्ध के दौरान ही स्टीमर से गिर जाते हैं समुद्र में और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसे आप याद रखिएगा, 1535 की ये घटना है और डूबकर इनकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह की। अब इनकी कहानी खत्म हो जाती है। अब अगले जो वायसराय आते हैं वो आते हैं गार्सिया द नरोन्हा, 1538 में आते हैं और ये 42 तक रहते हैं भारत में। और इन्होंने पुर्तगीज साम्राज्य को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया। इनका जो महत्वपूर्ण जो था वो अधिकार जो किया वो कौन सा था, तो दमन पे अधिकार कर लिया। दमन यहाँ पे है। उसके बाद सालसेट अर्थात मुंबई, उस याद रखेंगे कि उस समय बम्बई जो थी वो विकसित नहीं थी, वो 1540 की बात हो रही है। तो सालसेट पे अधिकार कर लिया, सेंट थॉमस पे कर लिया, मद्रास पे इन्होंने अधिकार कर लिया, हुगली में भी पूर्वी हिस्से पर भी जाकर ये बैठ गए हुगली में। उसके अतिरिक्त श्रीलंका पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से पुर्तगीजों का लगभग पूरा पश्चिमी तट तो कोचीन से लेकर दीव तक ये पूरा इनके नियंत्रण में चला गया। कई जगह तो व्यापारिक नियंत्रण ही थे और कई तरीके राजनीतिक तरीके से भी उनका नियंत्रण हो गया था। और पश्चिम के क्षेत्रों में भी पूर्व के क्षेत्र में भी हुगली, मद्रास, सेंट जॉर्ज और इन सब जगहों पे, श्रीलंका में भी अधिकार कर लिया इन्होंने। तो इनका जो विस्तार है काफी ज्यादा किया। अब हालांकि दमन पर जो पूर्ण नियंत्रण होता है वो 1559 ईस्वी में होता है। 1559 ईस्वी में दमन पर पूर्ण नियंत्रण किया जाता है। लेकिन ये जो उस समय नरहोना के समय में ही ये उस पर अधिकार करने की बात शुरू हुई थी। अब अगले जो महत्वपूर्ण वायसराय आते हैं तो वो आते हैं मार्टिन डिसूजा। 1542 से 1546 तक का इनका कार्यकाल होता है। और इनके कार्यकाल की एक महत्वपूर्ण जो घटना होती है वो है कि संत जेवियर, जो कि ईसाई संत होते हैं, वो भारत में आते हैं। सिर्फ इसी चीज के लिए इन्हें जाना जाता है। अब जो है 1559-1560 तक पुर्तगीज जो शक्ति है भारत में, अर्थात भारत में वो जितना ज्यादा अपना विस्तार कर पाते हैं, तो वो विस्तार 1560 तक लगभग उनका चरम पे पहुंच जाता है। और वहां के बाद से एक ढलान शुरू हो जाता है। यहाँ के बाद से ये भारत में लूज करना शुरू होते हैं, ये हारने लगते हैं। हारने के कारण क्या होते हैं कि 4 शक्तियां महत्वपूर्ण इसमें भूमिका निभाती है। एक पहली जो महत्वपूर्ण शक्ति होती है वो होती है आंतरिक शक्ति, अर्थात भारत की शक्तियां। तो वो मुगल शासक होते हैं और दूसरे मराठे होते हैं। इस क्षेत्र में मराठे उभरते हैं और पूरे भारत के तौर पर मुगल लोग भी अपना अधिकार करना शुरू करते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू करते हैं। 1560 अर्थात उस समय अकबर की एंट्री हो चुकी है और वहां के बाद से मुगल साम्राज्य तेजी से आगे फैलता है और शक्तिशाली
लोग आते हैं। अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक तो बहुत मजबूत स्थिति होती है मुगलों की। और साथ में मराठे जो हैं वो लोग भी छापा मार युद्ध में बड़े निपुण होते हैं। तो इनसे उनका सामना होता है। और बाहरी शक्तियों में जो सामना होता है वो मुख्य रूप से दो शक्तियां होती है, एक होते हैं डच और दूसरे होते हैं अंग्रेज। तो इन शक्तियों के उभरने की वजह से अब पुर्तगीज जो है भारत में लूज करना शुरू होते हैं। अब ये जब जैसे 1560 में जब चरम अवस्था में होते हैं तो इनके नियंत्रण में कुल कितने होते हैं, तो 50 से ज्यादा दुर्ग होते हैं भारत में, और 100 से ज्यादा ये फैक्ट्री भारत में लगा चुके होते हैं। तो इतनी ज्यादा मजबूत स्थिति में थे व्यापारिक दृष्टि से। अब इनके पतन के और कौन कौन से कार्य, चार जो शक्तियां थी वो तो थी ही, वो तो बाहरी शक्तियां हुई। उसके अतिरिक्त पुर्तगीजों की कुछ अपनी नीति भी थी। वो नीति कौन सी थी, तो एक जो नीति थी वो थी इनकी कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था। तो वो नीति कौन सी थी, इस नीति के अंतर्गत क्या था, तो हिंद महासागर में पूरा इन्होंने अधिकार कर लिया था। अब इन्होंने व्यवस्था क्या कर ली कि जो भी व्यापार होते थे, जो भी सामान जाते थे जहाजों से, तो उन जहाजों से ये एक तरीके से कर वसूलना शुरू करते हैं। और उसी को कहा जाता है, अब उसको जो कर देते थे वैसे लोगों को परमिट दिया जाता है, उसी परमिट को कार्टेज कहते हैं। अरमेडा कहा जाता है कर जो देते हैं, टैक्स देते हैं उसको। और काफिला व्यवस्था में क्या होता है कि इनका पुर्तगालियों का बेड़ा होता है समुद्र में, वो सैन्य बेड़ा होता है और वो साथ साथ चलते हैं। जो व्यापारी लोग इनको टैक्स देते हैं तो उनके सामान को ये सुरक्षा प्रदान करते हैं समुद्र में, उनके साथ में पुर्तगालियों का बेड़ा चलता है और वो इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसी को कहा जाता है काफिला, कार्टेज अरमेडा काफिला व्यवस्था। तो इस व्यवस्था की वजह से भी ये पुर्तगीजों का काफी विरोध शुरू हुआ। विरोध क्यों शुरू हुआ कि भारत के, मान लीजिए कि इस क्षेत्र से भी अगर सामान इस क्षेत्र में पहुंचाना है या इधर से इधर सामान अगर समुद्री रास्ते से पहुंचाना है तो भारतीय राजाओं से भी टैक्स लिया जाता था। तो उसकी वजह से पुर्तगीजों के विरोधी यहाँ के राजा लोग हो गए थे। अब और भी कारण थे, जैसे सती प्रथा को यहाँ पे बंद किया गया था। हालांकि ये एक बुराई थी, परंतु इसे एक सामाजिक मान्यता प्राप्त थी, उसके कारण से आम लोग भी पुर्तगीजों के विरोधी हो गए थे। फिर एक कारण था कि यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था। भारतीय महिलाओं के साथ पुर्तगीज लोग शादी कर रहे थे, खास करके विधवा महिलाओं के साथ में शादी कर रहे थे। तो उसकी वजह से आम लोग भी पुर्तगीजों के विरोधी बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कारण होता है वो महत्वपूर्ण कारण होता है भ्रष्टाचार। इनमें जो है सो एक सरकारी कंपनी थी, स्टाडो द इंडिया कंपनी जो थी वो एक सरकारी कंपनी थी, तो उसमें भ्रष्टाचार काफी ज्यादा पनप जाता है। तो इन सब कारणों से पुर्तगीज यहाँ पे अब हारना शुरू होते हैं। तो हारने का जो सिलसिला शुरू होता है उसको आप देख लीजिए। तो वो सिलसिला शुरू होता है 1616 से। यहाँ क्या होता है कि अंग्रेजों ने पराजित करके सूरत पे जो इनका अधिकार था पहले से, अंग्रेज लोग सूरत को अपने अधिकार में कर लेते हैं। फिर 1622 में हरमुज पे जो इनका अधिकार था, तो अंग्रेज लोग तुर्की और फारसी लोगों, अरबी लोगों से मिलकर यहाँ से इनको विस्थापित कर देते हैं, हरा कर इनको भगा देते हैं हरमुज से। तो इधर से भी इनका नियंत्रण खत्म हो जाता है। आगे जाके आप देखेंगे कि 1641 में मलक्का से भी इनको भगा दिया जाता है। डच लोगों का यहाँ पे नियंत्रण हो जाता है, डच लोगों से हार जाते हैं पुर्तगीज लोग। तो वो होता है। उसके बाद एक 1632 में एक घटना घटती है। वो क्या होता है कि हुगली पे जो इनका नियंत्रण था तो पुर्तगालियों का, तो ये लोग क्या करते थे कि समुद्र में
ये लोग अब लूटपाट भी शुरू करने लगे। खास करके हुगली वाले इलाके में ये काफी ज्यादा लूटपाट करते थे समुद्री जहाजों से। तो और उस समय शासन जो था भारत पे मुगलों के राजा थे शाहजहां। तो उन्होंने एक अपने सिपा सालार को भेजा, उनका नाम था कासिम खान, उसका दमन करने के लिए। तो वो हुगली पहुंचते हैं और वहां पे पुर्तगालियों को मार मार कर वहां से भगा देते हैं। तो इस तरफ से भी इनका खत्म होने लगता है, हार का सिलसिला शुरू हो जाता है। 1639 में सालसेट अर्थात की यहाँ पे सालसेट अर्थात मुंबई को पर जो है सो मराठे लोग कब्जा कर लेते हैं। फिर 1641 में तो मलक्का में हो ही गया अधिकार। 1658 में श्रीलंका से भी डच लोग इनको भगा देते हैं। फिर 1665 में मालाबार कहने का मतलब है गोवा के नीचे जो तटीय इलाका है, इसको मालाबार तट कहा जाता है। तो इधर से भी इनको भगा दिया जाता है। तो हर तरीके से इनकी हार हो जाती है। इधर से भी मतलब मिला जुला के कुछ जो चुनिंदा क्षेत्र है वही बच जाते हैं, जैसे कि गोवा बचा रह जाता है। और गोवा हमेशा के लिए लगभग इनके अधिकार में रहता है। और इवन कि 1961 ईस्वी तक गोवा इन्हीं के नियंत्रण में था। 1961 ईस्वी में गोवा भारत को ट्रांसफर किया जाता है। गोवा के स्वाधीनता संग्राम पे ही एक फिल्म बनी है, जो कि अमिताभ बच्चन की पहली मूवी है, 7 हिंदुस्तानी। तो वो गोवा के स्वतंत्रता संग्राम पे ही बनी है। अगर हो सके तो उस मूवी को आप देखिएगा। तो ये सब होते हैं। अब ये जब हारने का सिलसिला शुरू होता है तो पुर्तगीज लोग क्या करते हैं, बचाने की कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे। तो वो कोशिश क्या होती है, तो सबसे पहली जो उनका प्रयास होता है कि अब यूरोप में उस समय स्थिति क्या होती है कि पहले तो पुर्तगाल और स्पेन 2 प्रमुख शक्तियां होती है, लेकिन अब और भी शक्तियां उभरने लगती है। डच लोग आ जाते हैं, अंग्रेज लोग आते हैं, तो वो ज़्यादा शक्तिशाली होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो शुरू में दोनों के बीच में समझौता हुआ था कि पुर्तगाल जो है पूरब की ओर आएंगे और ये लोग पश्चिम की ओर जाएंगे, तो स्पेन वाले पहुंच जाते हैं अमेरिका और ये लोग पुर्तगीज लोग पहुंच जाते हैं भारत। तो वो जो क्षेत्र बटा हुआ था, अब जाके 1580 में दोनों शक्तियां आपस में समझौता कर लेती है। इसी शक्ति का परिणाम ये होता है कि पुर्तगाल भी अब अमेरिका में चले जाता है और वहां पे जाकर ब्राजील पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने बतलाया था कि जो दक्षिण अमेरिका के अधिकतर देश हैं वो स्पेन के कॉलोनी रहे हैं, लेकिन ब्राजील वहां पे एकमात्र ऐसा देश है जिस पर कि पुर्तगाल ने नियंत्रण स्थापित किया। तो वो पुर्तगाल का जो ब्राजील पे नियंत्रण होता है वो उसी संधि का परिणाम था। अब स्पेनिश लोग भी भारत में आते हैं, लेकिन इस स्पेन से हाथ मिलाने का इनका बल्कि नुकसान ही होता है। भारत में उसका ज्यादा फायदा इनको मिलता नहीं है, बल्कि कुछ फायदा नहीं होता है भारत में। अब और भी कुछ प्रयास किए जाते हैं, तो वो क्या होता है, तो वो प्रयास होता है कि अब अंग्रेजों से हाथ मिलाने के लिए, तो उसके लिए एक शादी की कूटनीति अपनाई जाती है। और 1661 ईस्वी में पुर्तगाल की राजकुमारी होती है कैथरीन, उनका विवाह करवा दिया जाता है। जो इंग्लैंड के राजकुमार होते हैं चार्ल्स सेकंड, उनके साथ उनका विवाह किया जाता है। और उस विवाह के फलस्वरूप पुर्तगीज लोग जो होते हैं, बंबई को दहेज के रूप में मिलता है चार्ल्स द्वितीय को। तो वही बंबई बाद में जो है सो विकसित होकर अंग्रेजों ने विकसित किया, तो वो पुर्तगीजों से उन्हें दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। तो ये कुछ उनके प्रयास होते हैं भारत में अपनी शक्ति और अपने व्यापार को बचाने का, परंतु वो सफल नहीं हो पाते हैं। मिला जुला के उनका नियंत्रण सिर्फ गोवा तक ही सीमित हो जाता है। अब हम आते हैं कि पुर्तगीज लोग जो भारत आए तो योगदान इनका क्या क्या रहा भारत में। तो कुछ जो महत्वपूर्ण योगदान है तो वो है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाने का श्रेय जो है वो पुर्तगालियों का ही है।
जापान के साथ, खास करके इन सब देशों के साथ जो व्यापार हुआ, तो जापान के साथ इन्होंने व्यापार शुरू किया था भारत का, तो वो उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद जब स्पेन से हाथ मिलाते हैं तो अमेरिका से कुछ चीजें आती हैं भारत में, तो उन चीजों के बारे में भारत जानते हैं। तो वो वस्तुएं कौन कौन सी थी? तो तंबाकू, आलू और मक्का, ये 3 चीजें जो हैं सो भारत में लेकर आते हैं और भारत को इसके बारे में पता चलता है। इसके अतिरिक्त कुछ फल भी ये लेकर आते हैं, प्रचलन करते हैं भारत में। वो फल कौन कौन से हैं? तो अनानास है, पपीता है, काजू है, मूंगफली, शकरकंद, उसके बाद लीची और संतरा। तो ये सारे फल ये लेकर आते हैं जिससे भारतीय लोग परिचित होते हैं। अब इनका भारत के साथ जो व्यापार था, भारत से जो वस्तु लेकर जाते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से 3 वस्तुएं थी। एक तो गरम मसाला था, मसाले थे, और उसमें भी काली मिर्च सबसे ज्यादा। और दूसरी जो थी वो थी बारूद। बारूद का इन्होंने भारत में फैक्ट्री स्थापित की, तो इससे भारतीय लोग बारूद के बारे में परिचित हुए। तो ये महत्वपूर्ण उनका योगदान था पुर्तगालियों का। तो दोस्तों, इस तरीके से पुर्तगीज लोग भारत आए, यहाँ पे एक अपना नियंत्रण स्थापित किया और बाद में उनका पतन भी हो गया। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी तुरंत आपको मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।